वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, डिमांड जोन की स्ट्रेंथ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं 3 केस ले रहा हूँ, एक केस ये ले रहा हूँ, एक केस ये ले रहा हूँ और एक केस ये ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें नॉर्मल बाइंग है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। पहले केस में क्या हो रहा है, प्राइस डाउन आ रही है, उसके बाद एक बेस कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो प्राइस डाउन आ रही थी, बेस कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ, बायर में और सेलर में टफ फाइट चली। ठीक है, टफ फाइट चलने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब हमें देखना है कि पेंडिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कौन से केस में है। ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि जब सेलर यहाँ पे आए, जब बेस कैंडल बनी तो सेलर यहाँ पे आ गए, बायर और सेलर में टफ फाइट चली है। जब नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बन गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बायर यहाँ पे जीत गए हैं, तब जाके वो ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसका मतलब बायर के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। अब जब वापस से प्राइस आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक मारने के चांसेस हैं। तो कौन सा जोन हमारा ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग बाइंग है। क्यों यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग मैं बोल रहा हूँ, प्राइस डाउन आ रही थी, बेस कैंडल बनी है, इसका मतलब सेलर आ गए थे, बायर सेलर में फाइट चली है, ग्रीन कैंडल बन गई है। तो ग्रीन कैंडल बनी है कि एक लेगआउट जो कैंडल बनी है वो बड़ी सी बनी है। ठीक है, इसको लेगआउट कैंडल बोलते हैं और इसको लेगिन बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको ये है जो वेरी स्ट्रांग कैंडल है, वेरी स्ट्रांग बाइंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कैंडल के बाद मल्टीपल लेगआउट कैंडल बनी है, मतलब मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल बनी है, एक कैंडल बनी है और दो कैंडल बनी है। स्ट्रांग क्यों बोल रहा हूँ और इसको नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो ग्रीन कैंडल जो है, एक्साइटिंग कैंडल जो है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो 200 है, जो क्लोजिंग प्राइस है 220 है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। इस वाले में क्या है, ओपनिंग प्राइस 200 है, क्लोजिंग प्राइस 230 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 20 पॉइंट का वेरिएशन है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ये स्ट्रांग हो गई। इसमें क्या है कि मल्टीपल लेगआउट कैंडल है, मल्टीपल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ, 200 पे ओपन हुई है और 240 पे क्लोज हुई है, इसका मतलब 40 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन सब के कंपेरिजन में ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग बाइंग एरिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर हैं। जब प्राइस वापस से आएगी तो बाउंस बैक मारने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस वाले केस में, एज़ कम्पेयर टू 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ जोन ऑफ द सेलिंग का। जस्ट इसका अपोजिट है, प्राइस ऊपर जा रही थी तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ सेलर आए। ठीक है, बायर और सेलर में फाइट चली, बेस कैंडल बनी है, उसके बाद जस्ट रेड बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर यहाँ पे जीत गए हैं। जीतने के बाद क्या हुआ, ये वाली नॉर्मल सेलिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे हैं, सेलर के यहाँ पे हैं। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इतना जान लो कि बेस कैंडल के बाद अगर मल्टीपल लेगआउट कैंडल है, बड़ी बड़ी लेगआउट कैंडल है, तो इसका मतलब वो एरिया ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहीं पे होंगे। ये वाला भी एरिया स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये वाला है। सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर सेलर के यहाँ पे हैं और बायर के सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे हैं। ठीक है, अब मान लो कि क्या हमारा जो डिमांड जोन है वो कभी टूट नहीं सकता, बिल्कुल टूट सकता है। अगर एग्रेसिव सेलिंग हो गई तो हमारा डिमांड जोन टूट सकता है, ये वाला भी डिमांड जोन टूट सकता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने कहा था ना कि वी कैन नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई तो हमारा डिमांड जोन भी टूट सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारा डिमांड जोन कभी टूट ही नहीं सकता है, टूट सकता है। एक एग्जाम्पल से के तौर पे समझो, मान लो कि कोई एक अच्छा बाइक राइडर है, ठीक है, बहुत अच्छा बाइक राइडर है, तो क्या लाइफ टाइम में कभी उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता? क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही हमारा ट्रेडिंग में है, क्या हमारा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हो सकता? हिट हो सकता है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, हमारे पेंडिंग ऑर्डर हिट हो सकते हैं। वहाँ से जब सामने से अगर कोई सेलर स्ट्रॉन्ग आ गया तो हमारा जो डिमांड जोन है वो तोड़ सकता है। होता है ना, कभी कभी हम सही होते हैं उसके बाद भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना। तो रिस्क हर चीज़ में है। ठीक है, हाँ, अगर हम अच्छे राइडर हैं तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। सेम ऐसे ही अगर हम अच्छे ट्रेडर हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरा पॉइंट नोट कर लो कि एवरी बायर नीड अ सेलर और एवरी सेलर नीड अ बायर। ठीक है, देन ओनली ऑर्डर एग्जीक्यूट।
तभी जाके वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा जब बायर होंगे और सेलर होंगे। विदाउट बायर एंड सेलर मार्केट में कुछ नहीं। मार्केट में 2 ही लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। सम टाइम बायर एंड सेलर आर क्रिएटेड थ्रू न्यूज़ और हेडलाइंस। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो ना कि एक फेक ब्रेकआउट जो होता है वो इसीलिए होता है। बायर को इनवाइट किया था कि आप बाई करो, सेलर लोग बायर को इनवाइट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बल्क में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो फेक ब्रेकआउट न्यूज़ के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो फेक ब्रेकआउट करवाते हैं, आपको बाई करवाते हैं, फिर आप देखते हो वहीं से प्राइस नीचे आ जाता है। तो हमको न्यूज़ को अवॉइड करना है, ठीक है, और हेडलाइंस को अवॉइड करना, सारी चीज़ को अवॉइड करना, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है, चार्ट पे फोकस करना है। चार्ट पे सारी चीज़ें मेंशन रहती है, ठीक है। मैंने कहा था ना, वी कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। हम किसी को भी मार्केट में बाइंग और सेलिंग से स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी बाई कर सकता है और सेल कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़ विच जोन इज़ बेस्ट। मैंने अभी जोन पढ़ा है, 3 स्ट्रेंथ जोन पढ़ा है, ठीक है। कौन सा जोन हमारा बेस्ट है, ठीक है। अगर 1 बेस कैंडल हुई है और मल्टीपल लेगिंग कैंडल है या मल्टीपल लेगआउट कैंडल है, तो कौन सा जोन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। मैंने बताया ना कि जब मल्टीपल लेगआउट कैंडल वो वाला जोन सबसे बेस्ट होता है। अभी आगे भी पढ़ेंगे। मान लो कि 2 बेस कैंडल हो गई, 3 लेगिंग कैंडल हो गई, 4 लेगआउट कैंडल हो गई, या एक ही लेगआउट कैंडल है, ठीक है, 1 बेस कैंडल है, 4 बेस कैंडल है, तो कौन सा जोन हम लेंगे, कौन सा जोन हमारा बेस्ट होगा, ये आगे आने वीडियोज़ में, आगे आने वाले पेजेस में आपको सब कुछ मालूम चलेगा। अभी के लिए इतना जान लो कि द मोर लेगआउट कैंडल एंड एक्सप्लोजिव द जोन विल बी द बेस्ट फॉर डिमांड जोन। इतना जान लो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेगआउट कैंडल है और एक्सप्लोजिव है, मतलब कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एक्साइटिंग कैंडल है, तो वो जोन डिमांड जोन के लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। कभी कभी आप ये भी देखते होगे कि एक चीज़ ले लिया हूँ, मान लो कि प्राइस डाउन वाली थी, एक बेस कैंडल बनी, बायर और सेलर में फाइट हुई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो ग्रीन बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनी है इसका मतलब कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन जो कैंडल बन रही है वो छोटी छोटी बन रही है और ऊपर जा रही है, ग्रीन तो बन रही है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर हैं, बायर एक्टिव है, लेकिन बायर यहाँ पे वीक है, उनको प्राइस को ऊपर लेके जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो स्लोली छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्मॉल लेगआउट कैंडल, स्मॉल लेगआउट कैंडल जोन विल बी, हम इस जोन को कंसिडर करेंगे कि हाँ ये यहाँ पे डिमांड जोन बना है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है मार के, बट पावरफुल नहीं है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, उनको दिक्कत हो रही है ऊपर लेके जाने में, ठीक है। हम लोग इसको स्टडी पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्डर पर्पज़ के लिए ये वाला सही नहीं है, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन हमारा टूट सकता है, मैं लिख भी दिया है नॉट फॉर ऑर्डर, ठीक है। इससे अच्छा कि एक यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब जाके हम उसको मानते हैं। इतनी छोटी छोटी कैंडल बनने से अच्छा है कि यहाँ से पूरा यहाँ तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती, तो हम मानते कि हाँ यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। मैंने लिख भी दिया है कि इट इज़ बेटर टू मेक 1 बिग ग्रीन कैंडल देन दिस स्मॉल कैंडल। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, डिमांड जोन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है, ठीक है। तो डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस कैंडल जब बनती है तो बेस कैंडल के बाद एक रैली कैंडल होनी चाहिए, एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, तभी वो डिमांड जोन कहलाएगा। मतलब बेस कैंडल के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तब जाके वो डिमांड जोन कहलाएगा। सेम एज इट इज सप्लाई जोन में बेस कैंडल बनी, उसके बाद फॉल कैंडल होनी चाहिए, रेड एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए या मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए बेस कैंडल के बाद, तब जाके वो सप्लाई जोन कहलाएगा, ठीक है। और पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम एक बेस कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम एक लेगिंग कैंडल होनी चाहिए और एक लेगआउट कैंडल होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो डिमांड जोन होगा वो कंप्लीट होगा, पैटर्न जो होगा वो कंप्लीट होगा। एक लेगिंग होनी चाहिए, एक बेस होनी चाहिए और एक लेगआउट होनी चाहिए, कम से कम इतना होना ही होना चाहिए, तब जाके हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, ठीक है। लेगिन और लेगआउट जो होनी चाहिए वो ऑलवेज एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। मतलब जो बेस कैंडल बनी है तो बेस कैंडल के लेफ्ट में लेगिन होती है और राइट में लेगआउट होती है, तो लेगिन और लेगआउट ऑलवेज एक्साइटिंग होनी चाहिए। डिमांड जोन के केस में क्या होगा, जो लेगआउट कैंडल होगी वो ऑलवेज ग्रीन होगी। मतलब जो बेस कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल जो बनती है वो हमेशा ग्रीन होनी चाहिए, तब जाके वो डिमांड जोन कहलाएगा। और सप्लाई जोन में क्या होगा, बेस कैंडल के बाद रेड कैंडल बननी चाहिए, तो जाके वो सप्लाई जोन होगा। लेगिन कैंडल जो होगी वो किसी भी कलर की हो सकती है, मतलब कि बेस कैंडल के पहले
लेफ़्ट साइड में जो लेगिंग कैंडल होगी वो किसी भी कलर की हो सकती है, उसमें कलर में कोई कुछ भी नहीं कहा सकता, कुछ भी हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन बेस के बाद लेग आउट कैंडल जो है वो डिमांड में ग्रीन होनी चाहिए और सप्लाई में रेड होनी चाहिए। अब क्या लिखा है, मल्टीपल लेगिन कैंडल कैन बी फॉर्म और मल्टीपल बेस कैंडल कैन बी फॉर्म और मल्टीपल लेग आउट कैंडल कैन बी फॉर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लेगिन हो और एक ही बेस हो और एक ही लेग आउट हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, ठीक है। मैंने लिख दिया है मल्टीपल कैन बी फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकती है। अभी हमने एक ही पढ़ा है ना, आगे आने वाले वीडियोस में 2, 3, 4 सब पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बेस कैंडल इज़ ओनली 1, इट कैन बी 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अभी तो हम एक ही बेस कैंडल को लेके पढ़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बेस कैंडल बने, 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है। आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर 2 कैंडल बनी तो क्या करें, 3 बनी तो क्या करें, 1 बनी तो क्या क्या करें, सब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं लिख दिया हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन द मार्केट, ठीक है। लिख भी दिया आफ्टर बेस कैंडल क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, तो जाके वो डिमांड जोन कहलाएगा। एज सेम एज इट सप्लाई जोन में बेस कैंडल के बाद एक रेड स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, तो जाके वो सप्लाई जोन कहलाएगा, ठीक है। और ये बियरिश मार्केट में वर्क कर सकता है, वर्क करता है, ठीक है। डिमांड जोन जो होता है वो बियरिश मार्केट में भी वर्क करता है, ठीक है। सेम एज इट सप्लाई जोन आफ्टर बेस कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। पैटर्न ऑफ द जोन, डिमांड जोन का हम पैटर्न लेते हैं, ठीक है। 2 केस लेता हूँ, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, फॉल कर रही है, उसके बाद क्या हुआ, एक बेस कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, इसके पहले फॉल, इसको फॉल बोलो, ड्रॉप बोलो, कुछ भी बोलो, ये बेस कैंडल है और ये इसको रैली भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लेगिन भी बोलते हैं और लेग आउट बोलते हैं, बेस कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया FBR, इसको नाम दे दिया। अब प्राइस नीचे आ रही थी, ये प्राइस नीचे आ रही थी, बेस बनी और ऊपर गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा नीचे आए फिर बेस बने फिर ऊपर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस पहले से ही ऊपर जा रही थी, फिर कुछ सेलर आए, सेलर में और बायर में फाइट चली, उसके बाद बेस कैंडल बनी है, उसके बाद फिर अगली कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बन गई है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले से प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर बेस बनी, फिर ऊपर गई। तो इन दोनों को हम लोग नाम क्या दिए, इसको बोल दिए हम लोग रिवर्सल पैटर्न, इसको बोल दिए हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्यों बोले, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही थी, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, नीचे आ रही थी, बेस बनी, इसका मतलब बायर आए, बायर में और सेलर में फाइट चली, उसके बाद क्या बन गई, ग्रीन बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, बायर यहाँ पे जीत गए। तो प्राइस रिवर्स हुई ना, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर गई, तो इसको बोल दिए रिवर्सल पैटर्न। इसमें क्या होगा, प्राइस पहले से ही सेम डायरेक्शन में था, पहले से ही ऊपर जा रहा था, बेस बनी फिर ऊपर गया, तो इसको क्या बोले, कंटिन्यूअस पैटर्न बोल दिए। अभी आगे बताऊंगा आपको कि जस्ट 2 मिनट बाद कि रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूअस पैटर्न। क्यों स्ट्रांग होता है अभी समझिएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ पैटर्न ऑफ द सप्लाई जोन, प्राइस ऊपर जा रही थी, बायर आए, कुछ सेलर में और बायर में फाइट चली, बेस कैंडल बनी, उसके बाद रेड बन गई, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे किसके ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर है, सेलर के पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे किसके पेंडिंग ऑर्डर है, बायर के पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आएगी, बाउंस बैक मारने के चांसेस हैं। ये प्राइस पहले से डाउन जा रही थी, इसका मतलब कुछ यहाँ पे बायर आ गए, ठीक है, बायर में और सेलर में फाइट चली, उसके बाद फिर क्या बन गई, रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे जीत गए, बायर यहाँ पे वीक पड़ गई, तो इसको क्या बोल दिए, कंटिन्यूअस पैटर्न बोल दिए, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया, RBF दे दिए, मतलब कि रैली बेस फॉल। इसको क्या बोल दिए, लेगिन लेग आउट। इसको लेगिन नहीं बोलते, बेस कैंडल के पहले वाली जो कैंडल है उसको लेगिन बोलते हैं और बेस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसको लेग आउट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि आप लोग कभी कभी चार्ट पे देखते होंगे कि बेस कैंडल नहीं बनी है, एक अगर आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर लेगिन कैंडल बनी और लेग आउट बनी, बेस नहीं बनी तो क्या करें। तो देखिए आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और देखिए, तो वहाँ पे बेस कैंडल ज़रूर बनी होगी। मैं लिख भी दिया, गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, एग्जाम इंग्लिश में लिखा, यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग दैट इफ़ द बेस कैंडल इज़ नॉट फॉर्म, बेस कैंडल इज़ नॉट मेड। अगर बेस नहीं बनी तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, बेस कैंडल बनेगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा जोन उतना अच्छा होगा, ये आगे आने वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं कहा था ना वाई रिवर्सल पैटर्न इज स्ट्रॉन्ग, क्यों स्ट्रॉन्ग होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही थी, इसका मतलब क्या था, सेलर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, सेलर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, नीचे आने के बाद बेस कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ, बायर आ गए, बायर में और सेलर में टफ फाइट चल रही है। टफ फाइट चलने के बाद
बेस कैंडल बनी है, इसका मतलब कि बायर और सेलर में टफ फाइट चली है। बेस कैंडल के बनने के बाद जस्ट ग्रीन कैंडल अगर बन गई है और एक्साइटिंग कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर वहाँ पे जीत गए हैं। मीन्स बायर वन द फाइट, इट इज़ वेरी ऑब्वियस प्राइस विल गो अप है। बायर वहाँ पे जीत गए। बेस कैंडल में जब बेस कैंडल बनी तो सेलर में और बायर में फाइट चली, उसके बाद जो ग्रीन बनी है तो इसका मतलब है ना कि वहाँ पे बायर जीत गए हैं। अब बेस कैंडल में बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, रिवर्सल पैटर्न बहुत स्ट्रांग हो गया। प्राइस पहले से नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद ऊपर गई है, बायर वहाँ पे लेके गए हैं, ऊपर लेके गए हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यूस पैटर्न है वो स्ट्रांग नहीं है। कंटिन्यूस पैटर्न को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूस पैटर्न भी स्ट्रांग हो जाता है ड्यू टू एग्रेसिव बाइंग। ठीक है, कभी कभी हम उसको भी ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर कंपेयर करें तो रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस पैटर्न। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद बायर और सेलर में टफ फाइट चली है, उसके बाद वो ऊपर गया, रिवर्स होके वो ऊपर गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू।